पूरे विश्व के आन बान शान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पधार रहे हैं, मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, कुरुक्षेत्र के सांसद श्री वी जितल जी, सुभाष जी और पूरे सम्मानित मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस तरह का बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आप सबों को मेरी राम राम। भाइयों, मेरी बहनों और मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस धरती पर अधर्म और झूठ के खिलाफ एक विशाल युद्ध हुआ था हजारों साल पहले, और आज भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं। विपक्ष के लोग झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच के सामने छोटा हो जाता है। आज जो आप संविधान की कॉपी लिए बोल रहे हैं और कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि आज संविधान हमारे देश का खतरे में है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आज तक भारत की आजादी के बाद से आज तक भारत का संविधान सिर्फ एक बार खतरे में आया था, जब कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और भारत के संविधान को सस्पेंड करने का काम किया। प्रदेश में हमारे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक नए आयाम पे हरियाणा में ले जाने का काम किया है। पिछले 10 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार, फर्जी अपने को जो जिस तरीके से हमने हमारी सरकार ने खत्म की है, एक साफ, सुंदर, स्वच्छ छवि की सरकार देने का काम किया है, पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, जहां मेरे पर नौकरियां मिली हैं, जहां पर आम आदमी को सम्मान मिला है, कोई क्षेत्रवाद नहीं हुआ, किसी क्षेत्र के लिए अलग से विशेष तौर पर विकास नहीं हुआ, समान विकास पूरे क्षेत्र का, सबका साथ सबके विकास के मार्ग पर चलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हरियाणा की पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत हुई, उसने हरियाणा को एक अलग पहचान देने का काम किया, जहां हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे प्रदेश के अंदर भ्रूण हत्या की, उसको सीधे तौर पर उसका सामना किया। महिलाओं को भागीदारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए। चाहे मैं बात करूं डायरेक्शन देने की, या मैं बात करूं उनको सशक्त बनाने की, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश सरकार ने उनको बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में मंच पर आने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या इसके फैक्टर हैं, क्यों ये मायने रखता है, और 20 दिन का समय रह गया है, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री का आना इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो पाएगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। अतुल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अतुल जी, क्योंकि अब लगभग मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के आगमन आज होने वाला है, लेकिन चुनावी प्रचार क्योंकि 3 अक्टूबर को तो खत्म होगा, 20 दिन का समय है, 19-20 दिन का समय है। प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर आना क्यों इतना खास हो जाता है, कितनी मजबूती इससे बीजेपी को मिलेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जब यहां पर आएंगे तो वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम होते हैं और बीजेपी के लिए वो फायदेमंद हमेशा से रहे। 14 से हमने लगातार देखा, लेकिन अब यहां से जब रण का आगाज मनीषा होगा तो फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र की धरती से संदेश पूरे हरियाणा के लिए जाएगा। और सिर्फ हरियाणा का ही चुनाव नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की बात भी यहां से हो सकती है कि की जा सकती है। लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर देखें तो कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के पूरी बेल्ट को अगर आप देखिए तो वहां लगभग 27 विधानसभाएं ऐसी है जिन पर सीधा प्रभाव जाएगा और इसीलिए इस जगह का चयन किया गया है कि यहां से शुरुआत की जाए। आपने भी थोड़ी देर पहले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जो कि संबोधित कर रहे थे उनको भी सुना। शक्ति रानी शर्मा जो कि कालका से
चुनावी मैदान में हैं बीजेपी के टिकट से, वो भी मंच पर मौजूद थी और तमाम बीजेपी के गणमान्य लोग मौजूद थे। वहां पर नायब सिंह सैनी को आपने देखा, तमाम बड़े नेताओं को आपने देखा और अब थोड़ी देर का इंतजार होगा जब प्रधानमंत्री उस मंच पर दिखाई देंगे और फिर उनका संबोधन होगा। सवाल इस बात का है कि इस बार जो चुनाव है हरियाणा में, ये कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद बीजेपी की लहर खत्म हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे बातें हो रही हैं, अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, खासतौर से कांग्रेस इस रैली पर निगाह बनाकर रखेगी कि प्रधानमंत्री किन चीजों पर बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो कि आवेदन लेकर एक आरोप में घिर गई है कि उन्होंने जो आवेदन घोटाला है वो कर दिया है और फिर भी तमाम आवेदकों को खारिज कर दिया और ऐन मौके पर आखिरी वक्त में आकर अपनी टिकट दे दी और तमाम विधायक जो कि पहले से थे उनको भी रिपीट कर दिया है। तो फिर आवेदन की जरूरत क्या थी? तो क्या ये राजनीतिक मुद्दे चर्चा में रहेंगे? लेकिन इससे इर्द गिर्द अलग अलग मुद्दों पर अगर हम जाएं, हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन के दौर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही रहा, तो वो मुद्दा भी यहां पर होगा। कुरुक्षेत्र में भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा ये रहा किसानों का, तो वहां से संदेश क्या जाएगा, क्योंकि कृषि कानून, फिर उसका बदलाव, फिर उसका वापस होना और उसके बीच में केंद्र और राज्य के साथ आपस में जो तल्खी थी किसानों को लेकर, वो तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन क्या उन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री बोलेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे, स्थानीय मुद्दे उठाएंगे? मैं पहले भी अभी जिक्र कर रहा था कि इस पूरे बेल्ट में 2 ऐसे मुद्दे और भी हैं जिसको राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सांसद बनने के बाद राज्यसभा में भी उठाया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके उन्होंने बाकायदा ज्ञापन सौंपकर ये मांग भी की कि एचएमटी पिंजौर की अगर हम बात करें, कालका की बात करें, तो एचएमटी एक बार फिर से वहां पर स्थापित होनी चाहिए, उससे रोजगार भी मिलेगा उस पूरे बेल्ट के लोगों को, हरियाणा के लोगों को। आईएमटी का मुद्दा भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा लगातार उठाते रहे हैं। तो क्या यहां पर कोई ऐसा ऐलान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ये नेता उस मंच पर मौजूद हैं, तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, या इससे अलग हटकर जो हरियाणा की बात होती है और बीजेपी बार बार कहती है कि हमने ये नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसको बांटने की कोई कोशिश ना की जाए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब हम जाते हैं तो वहां पर देखिए जातिगत राजनीति भी होती है, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, सारे दल करते हैं अपने अपने सुविधा के हिसाब से या फिर जीत के हिसाब से। तो उन तमाम चीजों को भी साधने की क्या कोशिश की जाएगी और बड़ी घोषणाएं क्या हो सकती हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर चौंकाते हैं जब वो मंच पर आते हैं, तो कुछ ऐसे ऐलान वो करते हैं। और इस बार चूंकि हरियाणा में 10 साल के बाद फिर से जब चुनाव होने जा रहा है और 10 साल तक एक पार्टी सत्ता में पहली बार रही और फिर गठबंधन के साथ रही, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए या फिर आरोप लगते रहते हैं राजनीतिक तौर पर, और व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं लोगों की, उस पर भी विचार किया जाता है। तो उसमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री आखिर उन किन मुद्दों को छूते हैं और उसका कितना बड़ा व्यापक संदेश जाता है। मनीषा। अच्छा अतुल जी, क्योंकि आप लगातार मुद्दों की भी बात कर रहे हैं और ये होने भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा उन राज्यों में शुमार है जहां पर खेल और खिलाड़ी दोनों ही काफी महत्वपूर्ण, अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर राजनीति हमने देखी हरियाणा समेत पूरे देश भर में, उसका एक खासा प्रभाव जो है वो पार्टी और साथ ही साथ उसकी छवि पर भी पड़ा। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा और ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है। आपने अब से थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जातीय समीकरण बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है और जेजेपी के साथ फिर बीजेपी का गठबंधन टूटना वो एक बड़ी चुनौती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के लिए, और इनसे कितना निपटारा कर पाते हैं या उससे कितना ऊपर उठवा पाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, ये पूरा उनके कंधों पर दारोमदार आज रहने वाला है। देखिए 2-3 चीजें आपके सवाल में। पहला जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपने कहा खेल और खिलाड़ी। राजनीति के खेल में हरियाणा में इस बार खेल और खिलाड़ियों का बड़ा अहम योगदान होगा और बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि हमने खेल और खिलाड़ियों को देखा कि खिलाड़ी कैसे दिल्ली आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, एक लंबी लड़ाई होती है, उस पर राजनीति होती है, पूरे देश में उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है बीजेपी से, बीजेपी के सांसद से और उसके बाद फिर उनके नेता से, तमाम तरह की चीजें हमने देखी। लेकिन अब उन सारी चीजों का पटाक्षेप हो चुका है। जो लोग प्रमुख तौर पर वहां पर नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से अपनी बात रख दी गई थी। उसके बाद उन्होंने ओलंपिक में जाकर मेडल जीता, नहीं जीता, क्या सारी चीजें हुई वो भी हमने देखा। लौट कर आते हैं तो वो राजनीति में उतर जाते हैं और महावीर फोगाट जो कि उन्हीं के परिवार के प्रमुख हैं और पुराने दुराचारी हैं, वो खुद कहते हैं कि अभी खिलाड़ी को खेल ही करना चाहिए, राजनीति के खेल में नहीं जाना चाहिए। तो वो एक अलग विषय है। प्रधानमंत्री इस पर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इन विषयों पर फिलहाल उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं रखी है। हाँ, खिलाड़ियों से मुलाकात जरूर करते रहे। अभी आप देखिए
कि जो पैरालंपिक के खिलाड़ी आए थे उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, उसके पहले जो ओलंपिक में खेलकर खिलाड़ी आए उन लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की उन खिलाड़ियों ने। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर राजनीति कितनी किसको सूट करती है वो बिल्कुल अतुल जी, और ये काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। पीएम जब यहाँ पर आएंगे तो वो विरोधियों पर क्या बोलते हैं और किस तरीके से अपनी उस हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा या दशा देने का प्रयास करते हैं अपने उन बयानों या फिर अपने उस भाषण, और ये काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि इसी पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीधे कुरुक्षेत्र के उस रैली मंच पर आपको लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और उनका संदेश होगा किस प्रकार से इस भारत को मजबूत करने का काम किया है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाते हुए हरियाणा में जो व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, ये निरंतर जारी रहे, ये चलता रहे, इस बात का निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आज समस्त भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे हरियाणा प्रदेश में वातावरण बना है, आज मीडिया के भाई हो चाहे आम आदमी हो, सबने कहना शुरू किया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपकी वोट की ताकत से नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस बात का निवेदन और प्रार्थना करने आपके बीच में आए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा एक जोरदार नारे के साथ, तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार जोश के साथ, तीसरी बार भारत माता की। एमडी भाई, मोदी जी आने वाले हैं, एक ऐसा जोश वाला गाना चला दे जैसे हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, कानों में आवाज जानी चाहिए आपकी, एक पूरा जोश दिला दे। और भाई युवाओं का जोश भी दिखना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उनको रिसीव करने के लिए गए हैं, एक बस 2-3 मिनट के लिए जोरदार। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। पहले लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है। एक बार फिर से हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सीनियर डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल प्रताप जी। अतुल जी, खेल खिलाड़ियों को लेकर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद क्योंकि जातीय फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे प्रभावशाली रहने वाले हैं उन पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। बड़ौली साहब को संबोधन सुना रही थी और वहां पर अब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मंच पर होंगे और फिर उनका संबोधन आएगा और वहीं पर मुद्दे जिन पर आप चर्चा कर रही हैं, जिन सवालों को पूछ रहे हैं, उसका कमोबेश जवाब मिल जाएगा। खेल और खिलाड़ियों का जिक्र मैंने पहले कर दिया था कि खिलाड़ी जब राजनीति में आ जाते हैं तो फिर वो राजनीतिक व्यक्ति हो जाते हैं, ना कि खिलाड़ी रह जाते हैं। हाँ, पोर्ट्रेट जरूर किया जाएगा कि नहीं ये खिलाड़ियों और इस पार्टी ने इनको सम्मान दिया है, इनको मैदान में उतारा है, लेकिन उनको उन मुद्दों का भी जवाब देना पड़ेगा जो कि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में रहते हैं। अब आ जाते हैं जातिगत राजनीति पर। बीजेपी ने इसके पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया कि बीजेपी के लिए जो जातियां हैं वो कौन सी हैं, 4 जातियां, ये बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें गरीब भी हैं, जिसमें जो है महिलाएं भी हैं, जिसमें युवा भी हैं। इन जातियों पर वो फोकस कर रही है, ना कि वाकई जो जातियां हैं। लेकिन अंदर खाने जब हम व्यवहारिकता में जाते हैं, जमीन पर जाते हैं, तो फैक्टर कमोबेश दिखाई देता है। उसमें किसी पार्टी, किसी नेता का दोष नहीं है, वो समाज का एक अपना ताना बाना है और उसके हिसाब से ताना बाना बुना जाता है। कांग्रेस 36 बिरादरी की बात करती है, बीजेपी हरियाणा 1 और हरियाणवी 1 की बात करती है। वो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जातियों में ये बात कितनी जा पाएगी, लोगों के बीच में बात कितना अहम किरदार निभा पाएगी, ये अहम हो जाता है। वहां बीजेपी ने ये फैक्टर कि हमने सिर्फ 4 जातियां ये मानी हैं, उसके इर्द गिर्द आप देखिए कि ओबीसी चेहरा उनको भी लाने की बात थी और वो करके दिखाया। और बीजेपी कह रही है कि हमने
एक छोटे से कार्यकर्ता को जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, ना सिर्फ देश का प्रधानमंत्री उस पद को सुशोभित किया है, राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है, आदिवासी महिला को बिठाकर, उसके साथ साथ हरियाणा में भी आप देखिए कि हमने वो बदलाव किया। लेकिन उस बदलाव के पीछे के समीकरण क्या थे और क्या ताना बाना बीजेपी ने रचा है, बुना है, इसका जवाब दूसरी पार्टियां ढूंढती हैं। अब कांग्रेस से लेकर तमाम दल जब यहां से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और कोई बड़ा ऐलान या बड़ा संदेश जा सकता है जिसके मायने निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले एक बार चर्चा करते हुए बताया कि आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में भी खूब उठाया गया, खासतौर से बॉर्डर बेल्ट पे उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन अब वो फैक्टर उल्टा पड़ चुका है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बात कहते हैं कि जब निष्पक्ष हो जाएगा देश तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात संविधान में पहले से लिखी गई है, या फिर जो बाबा साहब ने संविधान लिखा तभी उन्होंने कहा था कि हर 10 साल में इसका रिव्यू होना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए। आज राहुल गांधी को इस बात का एहसास हुआ है। इसके पहले मोहन भागवत ने जब ये बात कही थी तो बवाल मच गया था। तो क्या इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं? और साथ में स्थानीय मुद्दे, जैसा मैंने 1-2 मुद्दे बड़े गिनाए, उसके साथ साथ तो विधानसभा का चूंकि चुनाव है तो कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि लोगों की उम्मीदों से जुड़ती हैं, या फिर जो कैंडिडेट के तौर पर मैदान में होता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आखिर उनमें से कितने मुद्दों को टच करते हैं। मनीषा। अच्छा अतुल जी, क्योंकि ये काफी स्वाभाविक भी है, क्योंकि 10 साल 15 साल अगर कोई एक पार्टी अगर किसी राज्य में रहती है तो लिहाजा वहां के लोगों की नाराजगी भी चुनावों में अक्सर देखने को मिलती है। इस बार जब हम हरियाणा की लगातार बात कर रहे हैं तो हरियाणा में भी कमोबेश कुछ इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। यहाँ पर एंटी इनकम्पेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर भी है और ये एक बड़ी चुनौती भी है। और दूसरी तरफ ये बड़ी बात है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, बसपा हो, जेजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी अपने गठजोड़ में लगे हुए हैं और सभी के एक ही मंशा है कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर उखाड़कर फेंकना है। इस बीच प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन 20 दिन का 19 दिन का अगर समय है तो क्या वो बड़ी चुनौती नहीं होगी बीजेपी के लिए? या बीजेपी इस चीज को भांप चुकी है कि उनके लिए अब ये बड़ी चुनौती इसीलिए है क्योंकि कहीं पर अगर पहले हम चुनाव देखते थे तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ करता था। इस बार चूंकि ऐसे दल हैं, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें या फिर इनेलो की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, तो तमाम ऐसे दल हैं जो अपनी अपनी तैयारियों में हैं। तो क्या विपक्ष का एक साथ होना या फिर एक एंटी इनकम्पेंसी जो है वो एक चुनौती है और इसे भाप चुकी है बीजेपी? देखिए, इसके 2-3 आयाम होंगे। अगर आप विपक्ष के और पार्टियों का जिक्र करती हैं जिनका जिक्र होना भी चाहिए, तो वहां पर बीजेपी इसको अपने फायदे के हिसाब से देखती है और कांग्रेस इसीलिए बार बार कह रही है कि जो भी दल, वो इनेलो और बसपा का गठबंधन हो, जजपा और आजाद पार्टी का गठबंधन हो या आम आदमी पार्टी का फिर से अकेले चुनाव में जाना हो, अगर ये मजबूती से लड़ते हैं तो ये वोट काटेंगे। कांग्रेस भी बार बार कह चुकी है पहले कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए ही उतरे हैं। लेकिन क्या ये वोट काटकर किंग मेकर की भूमिका में बन सकते हैं, जैसा पिछली बार के चुनाव में हुआ और जेजेपी सत्ता में जाने के लिए तैयार हो गई थी और फिर सत्ता चलाया भी बीजेपी के साथ मिलकर? क्या वो भूमिका किसी और क्षत्र पार्टी की होगी? और अगर होगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई की अगर हम बात करें तो दावा यही किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में बैठी है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार तो जैसे तैसे इन्होंने 75 पार का नारा देकर इतनी सीटें लाई और फिर जेजेपी के साथ एक ठगबंधन की सरकार बना ली, जिसको गठबंधन कहा जाता है राजनीति में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जेजेपी को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि लोगों की नाराजगी है। ये दावे हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि जब तक वोट ना पड़ जाए, नतीजे ना आ जाए, तब तक सबको दावा करने का अधिकार है और ये होना भी चाहिए क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति उनका पेशा है और जनता की सेवा करना उनकी जिम्मेदारी है। तो अब यहां पर देखना यह होगा कि अगर मजबूती से क्षत्र पार्टियां लड़ती हैं तो फिर उसका परिणाम किसके पक्ष में जाता है और किसके पक्ष में नहीं जाता है। अगर क्षत्र पार्टियां भी कमजोर पड़ जाती हैं तो इसका फायदा क्या अकेले कांग्रेस को जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि इस बार आप जमीन पर उतर कर देखिए, आपको माहौल पता चल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी, जैसा आपने सवाल किया था कि बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ उस वक्त में 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले तक कांग्रेस वहां पर पीक पर चली गई थी और पूरे देश में चर्चा थी कि नहीं, कांग्रेस की सरकार वहां पर आ रही है। पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे। लेकिन बीजेपी और उनके रणनीतिकार, बीजेपी और उनका चेहरा यानी शिवराज सिंह चौहान, जो कि सीएम तो नहीं बन पाए, ये भी बीजेपी में ही हो सकता है कि उन्होंने ही दिलाई लेकिन सीएम नहीं बन पाए, लेकिन बाद में उनको केंद्र की भूमिका दे दी गई। वो एक रणनीति बनाते हैं और फिर वहां पर जो बदलाव होता है कि कांग्रेस, जो कि चुनाव से 3 महीने 2.5 महीने पहले पीक पर थी,
चुनाव आते आते बीजेपी ने उस गेम को पूरा पलट दिया और जो वहां पर चेंजेस किए उसका परिणाम था कि वो सरकार में आ चुके हैं। हरियाणा में भी बीजेपी के लिए जो फैक्टर है कि हाँ 10 साल की सत्ता चलाने के बाद नाराजगी लाजमी होती है, कई मुद्दे होते हैं और राजनीतिक तौर पर विचारधाराएं भी बदलती हैं, लोगों का नजरिया भी बदलता है। तो अब यहां बीजेपी के लिए उस नजरिए को फिर से अपने पक्ष में बदलने का मौका होगा। कांग्रेस और बाकी जो दल हैं उनके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, तो वो अपनी ताकत पूरी तरह से लगा रहे हैं। मनीषा। बिल्कुल अतुल जी, और देखिए जब हम अब लगातार मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बीजेपी, हालांकि वो हर दल में होती है, चुनाव से पहले जब टिकट कटते हैं तो तमाम जो मौजूदा विधायक हैं या फिर किसी को अगर टिकट नहीं मिला तो वो अपना खेमा बना लेता है। बीजेपी भी हमने देखा है कि कई ऐसे बड़े और प्रभावशाली नेता नाराज होकर गए, समर्थकों के बीच में गए, कार्यकर्ताओं के बीच में गए और उन्होंने ऐलान किया कि हम पार्टी के साथ नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन निर्दलीय लड़ना निश्चित तौर पर एक वोट बैंक को खिसकाने की जैसा होता है कि अगर कार्यकर्ता है या फिर वहाँ की क्षेत्रीय जनता है तो वो उस उम्मीदवार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि पार्टी पर। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उम्मीदवार को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो पार्टी को चाहते हैं, पार्टी पर विश्वास रखते हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है कि एक नाराजगी कार्यकर्ताओं की भी है, तो जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना, और कुरुक्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र से चूंकि वो तमाम विधानसभाओं को साधते हुए नजर आएंगे, तो क्या इस फैक्टर को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है पीएम के आगमन को लेकर? बिल्कुल स्वाभाविक है कि इसको भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है मनीषा। कुरुक्षेत्र, उसके आसपास के तमाम हिस्से, और मैं फिर से कहूंगा कि पूरे हरियाणा के लिए संदेश जाएगा। और जैसा आपने सवाल किया कि यहां से जो संदेश जाएगा उसको दूसरी पार्टियां कैसे देखेंगी, और जो निर्दलीय उम्मीदवार आपने कहा, इनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आप पिछले चुनाव को देखिए और उस वक्त जो सरकार चल रही थी, जो कि विधानसभा अब भंग हुई है, उसमें भी निर्दलियों की भूमिका कितनी अहम थी। तो ये एक रणनीति भी है, सिर्फ नाराजगी और बगावत नहीं है। इस बात को आप समझिए कि ये पार्टियों की रणनीति भी होती है। कई बार आपको जो कैंडिडेट दिखाई देता है वो कैंडिडेट मजबूत है, नहीं है, या डमी कैंडिडेट है, इन तीनों के इर्द गिर्द जब जोड़कर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में ये कैंडिडेट अगर नाराज होकर यहां से उतरा था इस पार्टी के खिलाफ, जिस पार्टी का वो कार्यकर्ता था या समर्थक था, तो वो किस भूमिका को निभाने के लिए उतरा था। तो ये चुनावी दौर में सारी चीजें दिखाई देंगी और निर्दलियों को आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं, उनका भी दावा मजबूत है, क्योंकि विधानसभा का यह चुनाव है तो यहां पर बड़ी चीजें ऐसी होती हैं। प्रधानमंत्री जब इस जगह से अपना संबोधन शुरू करेंगे तो कुरुक्षेत्र से वो संदेश बहुत सारी जगहों पर जाएगा, पूरे हरियाणा के लिए जाएगा। मैंने फिर से कहा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो कितना छूते हैं, किस तरीके से उसको अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं या कोई बड़ा ऐलान करके जाते हैं, ये भी सोचने और देखने वाली बात होगी। और विपक्ष का जो खेमा है उस खेमे के लिए भी यही एक मैसेज होगा कि अब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है, आप भी अपने स्टार प्रचारकों को लाइए, आप भी ऐलान करिए, आप भी अपना मैनिफेस्टो बनाइए और फिर चुनाव में लड़िए। बीजेपी जो कि हमेशा, मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, उस पर यह आरोप लगता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये सच्चाई है, वो लगातार काम करते हैं। और आपने पिछले दिनों का उदाहरण देखा, रामविलास शर्मा, एक ऐसा नाम जो कि हरियाणा में बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए माली का काम करते हैं। ऐसे बोला जाता है कि उन्होंने ही इस पूरे पार्टी को, जो कि बाग की तरह है, बगिया की तरह है, उसको सींचा, उसमें पौधा लगाया और फिर उसको खड़ा किया, बड़ा किया। उस दौर के नेता हैं। उन्होंने खुद नामांकन कर दिया, दावा करके कि बीजेपी से मैं नामांकन कर रहा हूं, लेकिन देर रात तक टिकट कटता है और उसके बाद उनका भावुक होने वाला वो भाषण भी आता है, लेकिन ये कहते हुए कि 55 साल का रिश्ता है, जो पार्टी ने कह दिया वो पार्टी की तरफ से मैं भी कह रहा हूं, भाजपा जिंदाबाद। क्या ऐसे नेता किसी और पार्टी के पास भी होंगे? बिल्कुल ठीक है अतुल जी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पीएम मोदी का आगमन होगा, लिहाजा सबकी नज़रें भी हैं कि यहाँ से किन मुद्दों को लेकर वो छूते हैं, उन मुद्दों तक जाते हैं, या कोई नई सिरे से यहाँ की राजनीति को हवा देते हुए वो नजर आएंगे। महज कम ही समय बाकी रह गया है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं बीजेपी के लिए भी और बीजेपी के अंदर भी। क्या उनको वो पार कर पाते हैं या नहीं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी और ये बड़ा सवाल भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी, आप जुड़े हमारे साथ और इन तमाम फैक्टर्स पर आपने विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की और चर्चा की। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। राम राम।